Hey guys, my name is Zahra and this is my next video. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रोल्स थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कैलकुलस 1 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा मीन वैल्यू थ्योरम, जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो दूंगी, जो सिलेबस में मोस्टली आता है पेपर के अंदर, स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम पहले करवाने का पर्पस ये है कि आपको रोल्स थ्योरम अगर समझ में आ गया तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम को समझने के लिए आपको रोल्स थ्योरम पहले इसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आज की वीडियो में रोल्स थ्योरम करवा रही हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ वीडियो से रिलेटेड समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ, आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए। रोल्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरह आएगा, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, या फिर आपको ये भी आ सकता है कि स्टेटमेंट बता दें रोल्स थ्योरम की और वेरीफाई कर दें किसी क्वेश्चन को कि आइदर ये रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है या नहीं। मैं आज के आपको लेक्चर में सिर्फ रोल थ्योरम का प्रूफ करवाऊंगी और उसकी स्टेटमेंट समझाऊंगी, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, मैं ये समझाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम करवाना है। स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम। सपोज करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि x वेरिएबल के अंदर डिफाइंड है, इज कॉन्टीन्यूस, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती जाती हूँ साथ साथ। सपोज दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा कॉन्टीन्यूस का मीनिंग बताया, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगी कॉन्टीन्यूस का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ग्राफ को कॉन्टीन्यूस, किसी फंक्शन को ग्राफ के थ्रू कॉन्टीन्यूस शो करूँ, तो मैं कहूँगी कि ऐसा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा अगर उसके अंदर कोई भी गैप ना आए, कोई भी डिसकंटिन्यू ना आए, कोई भी होल ना आए, वो किसी भी अपने इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस ना हो। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कहीं पे भी कोई होल ना आ रहा हो, कोई गैप ना आ रहा हो। अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँगी तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों कॉन्टिन्यूस है? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी मैंने गैप नहीं डाला, ना ही मैंने गैप इसके अंदर डाला है, ना ही मैंने कोई होल डाला जो रिप्रेजेंट करे डिसकंटिन्यूटी। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अगर मैं इस फंक्शन को कह दूँ ये ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या होता है? अब ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ए और बी, यहाँ पे कोई रियल लाइन है, ए और बी उस पर कोई पॉइंट है और इसके अंदर भी कुछ इंटीरियर पॉइंट्स हैं। कितने हैं मैं वो नहीं बता रही, मैं सिर्फ आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रही हूँ कि आप सपोज करें आपके पास एक रियल लाइन है, ए बी कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इंटीरियर पॉइंट्स हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ए और बी को भी शामिल करूँ और जितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको भी शामिल करूँ, इंटीरियर पॉइंट्स को भी शामिल करूँ, बी को भी शामिल करूँ, ए को भी शामिल करूँ, तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं क्लोज इंटरवल की बात करूँगी उसमें जो इनिशियल पॉइंट ए है, जो एंड पॉइंट बी है, वो भी शामिल होगा, उसको भी हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन था रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो उसकी फर्स्ट लाइन थी, मैंने अभी सिर्फ उसको बताया है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी भी एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल, अपने क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे, इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस है, एंडिंग पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस है, और स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे उन सब पे कॉन्टिन्यूस है। तो मैं इस पॉइंट को अगर कह दूँ यहाँ पे कि ए है और इस पॉइंट को कह दूँ बी है, तो ये अपने ए पे भी कॉन्टिन्यूस है, ये बी पे भी कॉन्टिन्यूस है, और ये इसके अंदर जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स थे उन पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट लाइन आपको ग्राफ के थ्रू समझा दी। आगे करते हैं रोल्स थ्योरम क्या कहता है। एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएबल हो एट एवरी पॉइंट ऑफ इस
इंटीरियर ए बी। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन की, तो इसका ग्राफ अगर आप देखें तो क्या इस ग्राफ में मैंने कोई शार्प पॉइंट यूज़ किया है, कहीं पे ग्राफ मैंने शार्प बनाया हो। शार्प का मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कॉर्नर्स क्या आ रहे हैं, शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आपका ग्राफ स्मूथ हो, उसके अंदर स्मूथली ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस भी हो और स्मूथ भी हो, तो हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएबल ग्राफ है। तो यहाँ पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी है और ये ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मैंने मतलब आपको बताया कि अगर ग्राफ में शार्प पॉइंट्स आए तो हम कहते होते हैं कि ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ग्राफ कुछ इस तरह स्मूथली बना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट्स के दरमियान में वो जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ पे इसने कहा रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हो लेकिन ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह दूँ ए बी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ये था क्लोज्ड इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल। तो अगर ओपन इंटरवल की मैं बात करूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर ए बी कोई रियल लाइन पे पॉइंट है, इनके दरमियान कुछ इंटीरियर पॉइंट है, तो हम ए और बी को शामिल ना करें, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स की बात करें, तो उसको हम कहते होते हैं फिर ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ थी क्लोज्ड, और अगर ओपन आएगी तो जस्ट इंटीरियर पॉइंट्स शामिल होंगे, ए और बी शामिल नहीं होंगे। अब मैंने आपको रोल्स थ्योरम की 4 लाइंस ग्राफिकली थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी बहुत लंबी बात जाएगी, लेकिन मैंने आज का जो प्रूफ भी करवाना है तो मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट आ जाए कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं, आपको पता चल जाए। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, शार्प कॉर्नर्स ना नहीं आने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, वो भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन अगर हम ए पॉइंट पे लें और फंक्शन हम बी पॉइंट पे लें तो वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये तो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि मैंने अगर ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए यहाँ पे ले लूँ और बी पॉइंट पे एफ ऑफ बी यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे ए यहाँ पे बी और ये दोनों क्या हैं, ये बराबर हैं। तो मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे, या फिर फंक्शन की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे इज इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एंडिंग पॉइंट पे। देन देयर इज एट लीस्ट वन नंबर सी इन ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई पॉइंट सी होगा, कोई इंटीरियर पॉइंट सी होगा। एटलीस्ट वन का मतलब है कम अज़ कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक तो ज़रूर होगा। एट विच एफ डेरिवेटिव सी, अगर हम उसके ऊपर उसकी स्लोप निकालें या फिर उसका डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का ही मीनिंग स्लोप होता है। अगर आपको कोई कर्व दे दिया जाए स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं उनके अंदर 2-3 ऐसी एग्जांपल्स दी हैं जहाँ पे मैंने कहा था कि टेंजेंट फाइंड करें, स्लोप फाइंड आउट करें, और मैं क्या कर रही थी, स्लोप के लिए डेरिवेटिव निकाल रही थी। सो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो डेरिवेटिव अगर हम लें सी पॉइंट पे, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ स्लोप ले लें सी पॉइंट पे, तो वो आंसर थे 0। स्लोप का 0 होने का मतलब क्या है, अब आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट आपको रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट समझाने के बाद उसका प्रूफ की तरफ लेके जा सकूँ। अगर मैं कहूँ स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट लेट्स सपोज सी है, और अगर मैं इसके ऊपर स्लोप निकालूं यानी डेरिवेटिव ले लूं सी पे, तो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट था, ये सी पॉइंट, इसके ऊपर अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या है, जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है और ये टेंजेंट है,
तो टेंजेंट पैरेलल है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है वो ज़ीरो है। जब भी टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस पे तो हम कहते हैं स्लोप उस पॉइंट पे ज़ीरो है। इसका मतलब उस पॉइंट पे कोई भी स्लोप नहीं है, वो पैरेलल हो गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया वो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब सी पॉइंट पे जब फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो ज़ीरो आएगा। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकती हूँ, इसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखूँ, ये पॉइंट को मैं सी कह दूँ, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लूँ। टेंजेंट क्या होता है, जो सी बी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट मैं ले सकती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लूँ तो वो भी पैरेलल आ जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो यहाँ पे भी क्या है, स्लोप क्या है, टेंजेंट जो हो गया वो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी जो स्लोप आएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अगर मैं बात करना ये चाह रही हूँ कि अगर मैंने ए बी के अंदर एक ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि कॉन्टिन्यूस है, तो उस ग्राफ के अंदर रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है रोल्स थ्योरम, कि उस ग्राफ के अंदर कोई ना कोई एक एटलीस्ट वन, मैंने कहा था वन से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो रही है। तो ये थी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन रोल्स थ्योरम की, कि ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम किस तरह एक्सप्लेन करें। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो रोल्स थ्योरम की तीनों बातें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी, पहली ए और बी पे फंक्शन जो हो बराबर हो, दूसरा ए और बी के अंदर जो ग्राफ हो कॉन्टिन्यूस हो, थर्ड इनका अंदर इंटीरियर पॉइंट्स पे डेरिवेटिव आ रहा हो, डेरिवेटिव हर पॉइंट पे एक एग्जिस्ट कर रहा हो, एक डेफिनेट आंसर दे रहा हो। तो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे तो 3 पॉइंट मिल गए स्लोप ज़ीरो के। हो सकता है ग्राफ अगर आप किसी और तरीके से बनाएं तो वहाँ पे एक पॉइंट मिले। ग्राफ जिस तरह आप ग्राफ को चेंज करते जाएंगे, कोई भी कॉन्टिन्यूस ग्राफ लेंगे तो वो या तो इस तरह की शक्ल का होगा, या इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, या डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो उसमें भी कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। आई होप आप लोगों को रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई कि अगर एफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, किसी क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो इंटीरियर पॉइंट पे, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी बराबर हो, तब अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास हों तो फिर हम कह सकते हैं कि उस ग्राफ, उस फंक्शन के अंदर, उस डोमेन के अंदर, उस फंक्शन की डोमेन के अंदर कोई एक पॉइंट सी होगा जिस पे फंक्शन की जो स्लोप होगी वो ज़ीरो होगी, या फिर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। अब हम ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी, अब हम इसका करते हैं प्रूफ। रोल्स थ्योरम का प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि जब हम प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूफ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अगर हमें कोई थ्योरम दे दिया जाए और उसका हमने प्रूफ करना हो तो हम थ्योरम में देखते हैं गिवन चीज़ें हमें क्या हैं और हमने प्रूफ क्या करनी है। कुछ चीज़ें हमें गिवन होती हैं जिनको यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इफ़ के बाद जो चीज़ होती है वो हमारे पास गिवन होती है, और देन के बाद जो चीज़ होती है वो हमने प्रूव करनी होती है। सो इफ़ के बाद क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। साथ में हमें सपोज दैट के बाद जो चीज़ें दी गई हैं वो भी गिवन स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर हैं और एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ये कंडीशन हमें गिवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पोर्शन गिवन है। प्रूव क्या करना है, देन के बाद जो चीज़ होगी वो हमने प्रूव करनी है। देन देयर इज एट लीस्ट वन नंबर सी इन ए बी एट विच एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। गिवन स्टेटमेंट को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। ओके, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये मैंने लेट क्यों किया, क्योंकि ये हमें गिवन थी चीज़, तो जो मैंने आपको बताया जो चीज़ गिवन होगी उसको लेके हमने प्रूफ करना है। एफ ऑफ ए उसने कहा एफ ऑफ बी के इक्वल है। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है
तो हमने अगर प्रूव क्या करना है, एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी तो एक डोमेन के पॉइंट्स हैं ना। अगर हम बात करें तो ए और बी कोई डोमेन के पॉइंट्स हैं, इनके अंदर भी कुछ इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो हो सकता है तीन केसेस मेरे सामने आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर्ड द केसेस। केस वन हम कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स इन ए बी। ये हमारा था केस वन। अगर हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में हमें कहा गया गिवन स्टेटमेंट में कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू ए स्टार्टिंग पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू बी इट मीन्स एट बी एंडिंग पॉइंट पे बराबर है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए कंसिडर करेंगे कुछ केसेस में केस वन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स इन ए बी। केस टू अभी मैं लिख ले रही हूँ, अभी आपको मैं हर केस का समझाऊंगी कि हर केस क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या, फिर हम प्रूव करेंगे। केस टू क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए से भरा है, यानी कोई पॉइंट सम पॉइंट एक्स के लिए अगर हम वो फंक्शन में पॉइंट पुट कर दें तो फंक्शन क्या हो, बड़ा हो जाए एफ ऑफ ए से। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। फॉर सम एक्स इन ए बी, ये थी सेकंड इसका केस। थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे, थर्ड केस हम क्या डिस्कस करेंगे, एफ ऑफ एक्स लेस देन है एफ ऑफ ए, कि अगर हम कोई पॉइंट एक्स पुट करने हैं फंक्शन में और उसकी वैल्यू लेस हो रही है एफ ऑफ ए से, फॉर सम एक्स इन ए बी। मैं आपको प्रूफ की थोड़ी सी अप्रोच बताती हूँ। प्रूफ हम किस तरह करेंगे, हमने गिवन कंडीशन ली, गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि केसेस बना लिए, तीन केसेस बनाए, तीन ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो एफ ऑफ एक्स करेंगे तो एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, या उससे ज़्यादा हो जाएगा, या उससे कम हो जाएगा। तो मैंने तीन केसेस बना लिए कि केस वन क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, केस टू क्या, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, और केस थ्री हमारे पास क्या आ सकता है कि एफ एक्स लेस देन हो किससे, एफ ऑफ ए से। अगर हम इन तीनों केसेस को वन बाय वन स्टडी करें और इन तीनों केसेस में हमारे पास एक पॉइंट सी आ जाए जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम केसेस को स्टडी करते हैं वन बाय वन। केस वन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स इन ए बी। मैंने इसके साथ कंडीशन लिखी, फॉर ऑल एक्स इन ए बी। यहाँ पे मैंने ए बी में ओपन इंटरवल लगाया है, ओपन इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। अब मैं आपको इसकी मीनिंग समझाती हूँ, ये मैंने लिखा क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स इन ए बी। लेट्स सपोज मेरे पास ए और बी कुछ पॉइंट्स थे, इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं इंटीरियर पॉइंट्स, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्स। मैंने तीन ले लिए हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं सिर्फ सपोज कर रही हूँ कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है, और इन दोनों के अंदर जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के अंदर वो है एक्स एक्स एक्स, जितने भी हैं वो सारे हैं एक्स ए बी के अंदर। अगर मैं ये एक्स पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करूँ तो इसका जो भी आंसर आएगा वो एफ ऑफ ए के बराबर होगा। इसका मतलब अगर एक्स पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करूँ, ए पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करूँ, दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर। गिवन हमें क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो ये क्या इम्प्लॉयज करेगा, अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को देखूं तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो मैं ये कह सकती हूँ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं फिर से समझाती हूँ, एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ ए के इक्वल है फॉर ऑल एक्स इन ए बी, तो ए और बी के दरमियान जो इंटीरियर पॉइंट होंगे एक्स 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 होंगे, और अगर एक्स को मैं फंक्शन के अंदर पुट करती हूँ एफ ऑफ ए की वैल्यू के इक्वल आंसर आएगा।
एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा, ये हमें गिवन, हमारे पास गिवन था, ये हमने उससे एज्यूम किया। अगर ये और ये दोनों चीज़ों को हम देखें, दोनों स्टेटमेंट को देखें, तो हमारे पास ये थर्ड रिजल्ट बनता है कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी सारे बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। एफ एक्स कॉन्स्टेंट कैसे है? अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ ए बी, लेट्स सपोज करो ए और बी यहाँ पे दो पॉइंट हैं, और मैं अगर ग्राफ बनाऊँ ए और बी के दरमियान, एक मैं कहती हूँ ए पॉइंट यहाँ पे ग्राफ फंक्शन आएगा, यहाँ पे बी पॉइंट पे यहाँ पे फंक्शन आएगा, और ए और बी बराबर होते हैं, और इनके इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट है, और उन इंटीरियर पॉइंट को मैंने कह दिया है एक्स एक्स इंटीरियर पॉइंट है, और इनके ऊपर भी वैल्यू निकालें फंक्शन की, तो एफ ऑफ ए के ही बराबर आती है। एक्स पे निकालें, एफ ऑफ ए के ही बराबर आती है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आती है? एफ ऑफ बी के। तो कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल मेरे पास फंक्शन बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करती है कि फंक्शन, जिस फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्यों है? कि उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, कोई भी चेंज नहीं आ रही, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो हम इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखती हूँ, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल है फॉर ऑल एक्स इन ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट बनेगा। कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर हमारे पास ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट बन रहा है, फंक्शन कांस्टेंट है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की हमारे पास एक डेरिवेटिव रूल था कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं कह दूँ यहाँ पे, सो लेट x is equal to c and this belongs to a b, x c के इक्वल है और ये बिलोंग कर रहा है a b को, तो एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू ज़ीरो। किसके लिए? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c in a b। यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया। क्या कंक्लूजन निकाला? अगर एफ एक्स एफ ए के बराबर है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, जहाँ जिस पॉइंट पे भी मैं इसकी स्लोप निकालूंगी तो वो क्या निकलेगी? अगर मैं स्लोप निकालूँ इस पॉइंट पे जिसको मैंने एक्स कहा है, तो ये इस पे स्लोप क्या निकलेगी? ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर, टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के ऊपर, तो स्लोप क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली स्लोप हो जाएगी ज़ीरो। इसकी तो कोई स्लोप है ही नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूँ देखूँ तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रही है? ज़ीरो। इस पॉइंट पे भी स्लोप क्या निकल रही है? ज़ीरो निकल रही है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो था वो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि अगर x को c है, c के इक्वल है और c बिलोंग करता है ab को, इसका मतलब ab के इंटरवल को, इंटीरियर पॉइंट्स को, एज ए रिजल्ट f डेरिवेटिव c, अगर मैं c पे डेरिवेटिव लूँ या फिर सी पॉइंट पे स्लोप निकालूँ तो वो ज़ीरो आएगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ सी इन ए बी। केस 1 से हमें ये पता चला कि अगर एफ एक्स एफ ए के बराबर है, तब तो मस्ट है कि एक पॉइंट ऐसा कम से कम होगा जहाँ पे स्लोप क्या आ रही है? ज़ीरो। अब हम सेकंड केस इसका स्टडी करते हैं। सेकंड केस हमने क्या लिया था? केस 2। केस 2 क्या था हमारा? कि जो एफ ऑफ एक्स हो वो ग्रेटर हो एफ ऑफ ए से फॉर सम एक्स इन ए बी। फॉर सम एक्स क्यों मैंने लिखा है, फॉर ऑल एक्स क्यों नहीं लिखा, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फॉर सम एक्स
का मतलब क्या होता है कि कुछ, अगर मैं कहूँ ए और बी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ए और बी के अंदर लेट्स सपोज x1 है, x2 है, x3 है, कुछ पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है x1 2 के लिए ये ग्रेटर हो और x3 के लिए ये लेस हो जाए। इसलिए मैंने लिखा फॉर सम, कुछ पॉइंट्स के लिए वो ग्रेटर हो सकता है। तो आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए लिखेंगे ना, तो तब आपने साथ में मेंशन करना है फॉर सम एक्स इन ए बी। ये मैं आपको रफली आपको बता रही हूँ, आपने इसको वहाँ पे पेपर में नहीं लिखना। एफ एक्स अगर ग्रेटर है एफ ऑफ ए से, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकती हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और एफ एक्स ग्रेटर है एफ ऑफ ए से, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट था, यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट था, ए और बी तो बराबर होंगे ही, तो हमारे पास गिवन था, तो मैंने ए और बी को बराबर पे रख लिया। अब अगर ए पॉइंट पे मैं कहूँ कि इसके इंटरवल के अंदर इंटीरियर पॉइंट कुछ ऐसा है, ए बी के पॉइंट पे इंटीरियर पॉइंट एक्स कोई ऐसा है जहाँ पे ये फंक्शन छोटा हो जाएगा, एफ ऑफ ए छोटा हो जाएगा किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे अगर ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, यहाँ पे मैं कह देती हूँ एक्स पॉइंट है, तो मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह दूँ यहाँ पे एक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए से ज़्यादा है, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो गया एफ ऑफ ए से, जो हमारी केस 2 था। इसमें एक इंक्रीजिंग ग्राफ बन गया, इसका मतलब यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इधर तक, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो बराबर है, अगर ये बराबर है तो फंक्शन अगर बढ़ रहा है तो फंक्शन को कम भी होना पड़ेगा। क्यों कम होना पड़ेगा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए आपस में बराबर है। अगर ये दोनों, ये कंडीशन ना होती तो हो सकता था फंक्शन बढ़ता जाता इंक्रीज करता जाता, ये डिक्रीज कभी ना करता। लेकिन ये कंडीशन से हमें ये पता चला कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अगर बराबर हैं, तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज भी करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा से एफ ऑफ ए के बराबर आ सके। तो यहाँ पे फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा हो और फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मैक्सिमम ग्लोबल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, वो पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। जैसे यहाँ पे सी पॉइंट को कहती हूँ जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अपनी दे रहा है। ग्लोबल मैक्सिमम इसको हम कहते होते हैं पॉइंट। लोकल मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम में क्या फ़र्क होता है, लोकल मैक्सिमम ये होता है कि हम छोटे छोटे पैचेस बना दें, उसमें कह दें फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, तो वो लोकल मैक्सिमम है। लेकिन अगर ओवरऑल एक पूरे फंक्शन में, एक फंक्शन जहाँ पे ए बी पॉइंट के अंदर फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका दे सकते हैं स्टेटमेंट कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ एक्स का जो मैक्सिमम होगा किसी पॉइंट पे लास्ट में, वो ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट दे रहा होगा जहाँ पे फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम दे रहा है, इसके बाद फंक्शन कम होना शुरू हो रहा है, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे सकेगा, वो आगे डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमम पॉइंट था वो ये सी पॉइंट था, और अगर इसके ऊपर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो टेंजेंट जब ड्रॉ करूँगी तो टेंजेंट हो जाएगा पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। इट मीन्स कि जो इसकी स्लोप है, इसका डेरिवेटिव है एफ डेरिवेटिव सी, वो आ रहा है 0। ये हमारे पास कौन सा केस था, सेकंड केस में भी एक पॉइंट सी ऐसा आ गया जहाँ पे स्लोप 0 है, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। तो हम कह सकते हैं अपने सेकंड केस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर सम एक्स इन ए बी। आपने अपनी थ्योरी में इसको प्रूव करना है पॉइंट को, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, हमें गिवन था ये कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। तो हम कह सकते हैं यूजिंग एक्सट्रीम वैल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूज़ कर सकते
सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा था कि आपको मसला ना हो, वरना आप इस थ्योरम की डिस्क्रिप्शन जब लिखेंगे केस 2 की, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बस आप यही कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, लेकिन आपको पता हो चाहिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उस फंक्शन का बोथ मिनिमम और मैक्सिमम उस इंटरवल के अंदर होगा। तो जैसे अभी मैंने कहा कि ए और बी पॉइंट में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आपको दिख रहा है ग्राफ में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इस फंक्शन में एक ग्लोबल मैक्सिमम आया जिसके ऊपर स्लोप जब मैंने ली तो वो टेंजेंट जो था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ गया, तो उसका स्लोप होगी 0। तो हम इस केस 2 की अगर डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे तो हम यही बोलेंगे कि केस 2 की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अगर एफ एक्स ग्रेटर है एफ ऑफ ए से और कॉन्टिन्यूस भी है, तो मीन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमम एट सम एक्स इज इक्वल टू सी इन ए एंड बी। तो उसका कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा जो एक्स किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा ए बी में, क्योंकि एफ एक्स एफ ऑफ ए से मैक्सिमम है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम क्योंकि एफ ऑफ सी क्या आप लिख सकते हैं, सिंस एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम, सो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है जब भी हम उसके ऊपर स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, एक टेंजेंट जो होता है पैरेलल बनता है, जिसकी उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो स्लोप है, जो डेरिवेटिव है वो 0 हो गया। ये था केस 2। अब हम जल्दी से केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 क्या था, अगर एफ ऑफ एक्स लेस हो एफ ऑफ ए से। अगर आपको केस 1 और 2 समझ आ गया तो केस 3 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स अगर लेस है एफ ऑफ ए से फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए बी, सॉरी यहाँ पे ओपन आना है, ए और बी। तो आप इसको कैसे करेंगे, वेरी इजी। आपने जैसे पहले मैंने आपको करवाया, आपने ए और बी एक एक्स एक्सिस लेनी है, एक वाई एक्सिस लेनी है। ए और बी आपने 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। आप इसका ग्राफ कुछ इस तरह लेंगे। अगर आप कहते हैं ए और बी और साथ में आप कहते हैं कि फंक्शन लेट्स सपोज एफ ऑफ ए पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे और एफ ऑफ बी पे जो मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज फंक्शन की सेम है। तो अगर मैं एक फंक्शन ड्रॉ करूँ और मैंने एफ ऑफ एक्स को लेस देन करना है एफ ऑफ ए से, तो मैं लेस पो यहाँ पे कोई एक्स है, यहाँ पे कोई एक्स है, और मैं कह देती हूँ कि जो एक्स पॉइंट है ये लेस है, एफ ऑफ एक्स पे फंक्शन की वैल्यू लेस आनी है। तो मैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एफ ऑफ ए लेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर है वो यहाँ पे आएगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे सम पॉइंट एक्स है, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स छोटा है किससे, एफ ऑफ ए से। ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफ ऑफ ए से जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं, डिक्रीजिंग पैटर्न आ रहा है। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया था इंक्रीजिंग पैटर्न में भी कि अगर इंक्रीज़ करेगा तो डिक्रीज़ करेगा एफ ऑफ बी के इक्वल आने के लिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ भी करेगा। क्यों, क्योंकि उसने एफ ऑफ बी ने दोबारा से एफ ऑफ ए के बराबर आना है। तो ये तो नहीं हो सकता फंक्शन डिक्रीज़ करता रहे और एफ ऑफ बी के बराबर, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए। ज़ाहिर ही पता है अगर फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके इंक्रीज़ भी करेगा ताकि दोबारा से वो एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए, जो हमारा गिवन था कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल है, वो हमारी चीज़ सेटिस्फाई हो। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबल मिनिमा मिलेगा। ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं ग्लोबल मिनिमा की बात करूँ तो कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं इसको सी पॉइंट कह सकती हूँ कि सी पॉइंट पे ग्लोबल मिनिमा आ रहा है। और अगर ग्लोबल मैक्सिमा हो या ग्लोबल मिनिमा हो तो जिस पॉइंट पे भी होता है उस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लें तो वो आता है 0। क्यों, अगर आप स्लोप लें तो वो स्लोप क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, टेंजेंट जो होगा पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये था केस 3 एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए। मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया कि एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ एक्स
छोटा एफ ऑफ ए से तो कुछ इस तरह डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, डिक्रीज पर होगा, फिर एक पॉइंट पे इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, ये हमें गिवन था। इसकी अगर हम थ्योरी लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स लेस देन है एफ ऑफ ए से, सिंस एफ एक्स कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, जैसे हमने सेकंड केस की लिखी थी। बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, आपको एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उसका हवाला देना है कि बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एफ एक्स का मिनिमम होगा किसी पॉइंट सी पे, जिस पॉइंट पे भी मिनिमम होगा, लेट्स सपोज कि एफ ऑफ सी मिनिमम है, तो स्लोप जो होगी एफ ऑफ सी की वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी एफ डेरिवेटिव सी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों केसेस में हमें एक पॉइंट मिला है जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से आप लोगों को बताती हूँ आज हमने क्या काम किया है। हमने रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट की, इसमें एक चीज़ गिवन थी, हम एक चीज़ से एक प्रूफ करना था। जो चीज़ गिवन थी उसकी मैंने 3 केसेस बनाए कि एफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल है, ग्रेटर है और लेस है। और मैंने कहा कि अगर तीनों केसेस में हमें एक पॉइंट मिल जाए सी जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। केस 1 में भी हमें एक पॉइंट मिल गया सी जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, केस 2 में भी हमें एक पॉइंट मिला सी जहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। केस 3 में भी एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो रही है। इट मीन्स हमें हर केस के अंदर एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा मिला है जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। तो यही रोल्स थ्योरम था, यही रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।